Good morning, students. I am Jaydev Kumar from KBCRPM Mukama Ghat. Let's start our new topic, लिबरलाइजेशन. हिंदी में इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? उदारीकरण. ठीक है. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 1990 तक यानी एंड ऑफ 80s यानी 80 के दशक के आखिर तक आते आते इंडियन इकोनॉमी फिर से क्राइसिस में आ गई थी. बीओपी इम्बैलेंस हो गया था हमारा, इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे. इसके साथ ही हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था यानी विदेशी मुद्रा का जो भंडार था, स्टोर था हमारे पास, वो घट के इतना कम हो गया कि हम आगे के 15 दिनों का इंपोर्ट पेमेंट अब नहीं कर सकते थे. कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी और ऐसी सिचुएशन में हमें अदर कंट्रीज़ ने और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, फंडिंग करते हैं, उन लोगों ने भी लोन देने से इंडिया को मना कर दिया. ऐसी सिचुएशन में आपको बताया गया था कि इंडिया ने IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और एक और मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको बताया था IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दोनों के पास गई और उनसे फाइनेंशियल असिस्ट की डिमांड की यानी अपने लिए लोन की डिमांड की. ठीक है. और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया को लोन तो दिया, बताया था मैंने $7 बिलियन. $7 बिलियन का लोन तो दिया, लेकिन इंडिया के लिए कुछ कंडीशंस रख दी. ठीक है. उन्होंने कहा ठीक है हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको अपनी इंडियन इकोनॉमी में कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. मीन्स आपने जो इकोनॉमी में रिस्ट्रिक्शंस लगा के अपनी इकोनॉमी को क्लोज किया हुआ है, इस क्लोज इकोनॉमी को ओपन करना होगा. ठीक है. और ये रिस्ट्रिक्शंस क्या थे स्टूडेंट्स? सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर को लोगों ने बैन किया हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को बैन किया हुआ था. दूसरा, पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था. ठीक है. साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रिजर्व कर दिया था. साथ ही साथ इन्होंने इंपोर्ट्स, जो इंडिया के इंपोर्ट्स थे, उन इंपोर्ट्स पर टैरिफ एंड कोटा को इम्पोज करके क्या किया हुआ था? अदर कंट्रीज से इंडिया की जो ट्रेड एक्सचेंजेस थे उनको बंद किया हुआ था. तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमी में. कब? 90s से पहले. आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया था जब हम लोग IPR 1956 पढ़ रहे थे, वहाँ मैंने डिस्कस किया था, यानी 1956 में ही हमने प्राइवेट सेक्टर को बैन किया. गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को बहुत बढ़ा दिया था. ठीक है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी, कुछ प्रोडक्ट उन्हीं के लिए रिजर्व कर दिए थे, यानी जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो इसमें जो पर्टिकुलर आइटम्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी और अपने
इंपोर्ट्स को घटाने के लिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हम लोगों ने अडॉप्ट किया, जिसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट्स पर टैरिफ और कोटा लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि हम अपने इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, और ये पॉलिसी कब तक चलती रही, जब तक इंडिया में क्राइसिस ना क्रिएट हो गया, यानी एंड ऑफ 80s तक चलती रही। तो इन्हीं सब रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए वर्ल्ड बैंक और IMF ने जो हमें $7 बिलियन का लोन दिया था, उन्होंने कहा कि आपको अपनी इकोनॉमी में ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म करने पड़ेंगे, और इंडिया इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करने के लिए एग्री हो गया। और 1991 में क्या हुआ, इंडिया ने इन सभी रिफॉर्म्स को 1 बाय 1 अनाउंस कर दिया, अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में जो क्राइसिस थी या जो प्रॉब्लम्स थी, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने लगी, सॉल्व होने लगी, और फाइनली इंडिया फिर से अपने एक नए डेवलपमेंट पाथ पर चलने लग गया। ठीक है, तो एंड ऑफ 80s यानी 80 के दशक के 80 के दशक के एंड तक इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जो क्राइसिस आया था स्टूडेंट्स, उन क्राइसिस से निपटने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की या जो रिफॉर्म्स किए, ठीक है, इन रिफॉर्म्स को क्या नाम दिया गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा गया। ठीक है, और कब की, 1991 की, या इन्हीं को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहा गया। क्या कहा गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडिया ने जितनी भी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जितने रिफॉर्म्स को अनाउंस किया, उन्हें ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में रखा गया था, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी थी लिबरलाइजेशन, सेकेंड कैटेगरी थी प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड कैटेगरी थी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में उन सभी पॉलिसीज और रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया जिसमें इकोनॉमी में जो रिस्ट्रिक्शंस थी, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा के इकोनॉमी को लिबरल बनाया गया, इसीलिए उसे लिबरलाइजेशन कहा गया। सेकंड में इंडस्ट्री सेक्टर में या हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट ने जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर को बैन किया था, जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया और इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को ओपन किया गया। इस प्रोसेस को क्या कहा गया, प्राइवेटाइजेशन कहा गया। और इंडियन इकोनॉमी के लिए जब सारी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ या अदर कंट्रीज के साथ जो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोवाइड कराया गया, उसे क्या कहा गया स्टूडेंट्स, ग्लोबलाइजेशन कहा गया। इतना हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने ये वीडियो देख लिया होगा और इस वीडियो में मैंने जो आपको रिवाइज किया, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके, सारे पॉइंट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG को जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया, हम इनमें 1 बाय 1 तीनों को डिस्कस करेंगे, उनके फीचर्स क्या हैं डिस्कस करेंगे, और फाइनली इसके रिजल्ट क्या रहे, नेगेटिव रहे, पॉजिटिव रहे, ये भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी सीरीज में स्टूडेंट्स हमने अपना फर्स्ट टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करना है, जिसका नाम क्या है, लिबरलाइजेशन। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिबरलाइजेशन। उदारीकरण क्या है, हिंदी में उदारीकरण कहते हैं और इंग्लिश में लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, कभी कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, एक सिंगल मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि प्रोडक्शन सेक्टर में या इंडस्ट्री सेक्टर में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाकर सभी प्रोडक्शन यूनिट को ओपन कर देना। सभी प्रोडक्शन यूनिट को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की हो, सबको प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर देना। यानी जो इकोनॉमी पे कंट्रोल हैं, उन सभी कंट्रोल को हटा देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बैन किया हुआ था। प्राइवेट सेक्टर अगर प्रोडक्शन सेक्टर में आना चाहता है तो उसे लाइसेंस लेना कंपलसरी था। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया था, यानी प्राइवेट सेक्टर उन गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था जिन गुड्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी लघु उद्योगों के लिए रिजर्व किया गया। तो ये सब क्या थे, ये सारे रिस्ट्रिक्शंस ही तो थे। जैसे फर्स्ट 1956 आईपीआर की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी में प्राइवेट सेक्टर जा ही नहीं सकता था, सेकंड कैटेगरी में आ सकता था लेकिन सेकेंडरी रोल में, और थर्ड में लाइसेंस लेकर ही वो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट। तो ये सब क्या थे, रिस्ट्रिक्शंस थे। तो प्रोडक्शन सेक्टर पे, इंडस्ट्री सेक्टर में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितने भी कंट्रोल हैं, उन कंट्रोल को हटाकर सभी प्रोडक्शन यूनिट के लिए इकोनॉमी को ओपन कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। यानी ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। ठीक है, ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल बीइंग रिमूव्ड एंड इकोनॉमी ओपन फॉर ऑल प्रोडक्शन यूनिट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। यानी इकोनॉमी में सभी प्रतिबंधों और नियंत्रण को हटाकर सभी उत्पादन इकाइयों को उत्पादन में सम्मिलित होने देना या सम्मिलित होने के लिए ओपन कर देना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन कहलाता है। क्लियर, यानी टू ओपन द इकोनॉमी फॉर ऑल प्रोडक्शन यूनिट बाय रिमूविंग और बाय एंडिंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल इज नोन एज लिबरलाइजेशन। सभी उत्पादन इकाइयों के लिए इकोनॉमी को ओपन कर देना, सभी कंट्रोल और प्रतिबंधों को हटाते हुए इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लिबरलाइजेशन कहेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लिबरलाइजेशन रिफर्स टू एंड ऑफ ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड ओपन इकोनॉमी फॉर ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल विच इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पे जो डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज किए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए हैं, उन कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस को हटाते हुए सभी उत्पादन इकाइयों के लिए इकोनॉमी को ओपन कर देना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, लिबरलाइजेशन कहलाता है। ओके, क्लियर है व्हाट इज लिबरलाइजेशन? Liberalization refers to end all restrictions and open economy for all producing unit from direct or physical control which imposed by government। यानी गवर्नमेंट ने इकोनॉमी पे जो भी प्रतिबंध और नियंत्रण लगाए हैं, उन नियंत्रणों को, प्रतिबंधों को हटाकर सभी उत्पादन इकाइयों के लिए इकोनॉमी को ओपन कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
देखिए, अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s, यानी 80 के ही दशक में। जय इकोनॉमी की हालत एकदम तो खराब नहीं होगी 90 आया या 89 तक, 90s तक अचानक से इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे क्राइसिस, पहले क्राइसिस जनरेट हुआ होगा, फिर क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ता गया होगा और बाद में बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया। तो जैसे इकोनॉमी में क्राइसिस स्टार्ट हुआ 80s के दशक में, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे लिबरलाइजेशन के मेजर्स मींस पॉइंट्स, या फिर पॉलिसीज, बहुत सारे लिबरलाइजेशन पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया था। कब? इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s इन एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी जैसे ही 80s के दशक में स्टूडेंट्स इंडिया में क्राइसिस स्टार्ट होता है, हमारी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेकर लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में रिफॉर्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे। वट ये जो गवर्नमेंट ने 1991 से पहले ही लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था, लेकिन स्टूडेंट्स ये बहुत मेजर लेवल पे नहीं था, बहुत बड़े लेवल पर नहीं था। वट इन 1991 दीज रिफॉर्म्स इनिशिएटेड मोर कम्प्रिहेंसिव, लेकिन जब 90s आते आते क्राइसिस बहुत बढ़ गया, बहुत हाई लेवल पे हो गया, तो इन 91 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी मेजर्स को, लिबरलाइजेशन मेजर को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर, बहुत बृहद रूप पर, बड़े आकार में इन लिबरलाइजेशन मेजर्स को अडॉप्ट किया। सो नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ लिबरलाइजेशन आफ्टर 1991। यानी 1991 में गवर्नमेंट ने जो कॉम्प्रिहेंसिव लिबरलाइजेशन मेजर्स को अडॉप्ट किया, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हुई स्टूडेंट कि लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसीज थी, जो मेजर्स थे, वो गवर्नमेंट ने 1991 से स्टार्ट नहीं किए थे, उससे पहले ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में चेंज करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को लेकर रिव्यू करना, फिजिकल पॉलिसी पर रिव्यू करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर रिव्यू करना, इन सब पे रिव्यू करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये ब्रॉड लेवल पर नहीं था। और जैसे ही क्राइसिस बहुत बढ़ गया, हाई लेवल, पीक लेवल पर पहुंच गया, तो 1991 में गवर्नमेंट ने इन सभी लिबरलाइजेशन मेजर्स को बहुत कम्प्रीहेंसिव लेवल पर अडॉप्ट किया, अनाउंस किया। तो 1991 में जो लिबरलाइजेशन को कम्प्रीहेंसिव लेवल पर अडॉप्ट किया गया, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, सबसे पहला अगर हम एरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने कहाँ लगाए थे स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर रेगुलेशन, लॉ एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा लगाए थे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया, विनियमीकरण कर दिया। रेगुलेशन, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, डीरेगुलेशन, डीरेगुलेशन। तो इसमें दो वर्ड, एक रेगुलेशन है
और इसमें डी जोड़ दिया। पहले गवर्नमेंट ने क्या किया था आईपीआर 1956 से, इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत सारे नियमों में, बहुत सारे रूल्स एंड लॉज में रेगुलेट किया था, कंट्रोल किया था, नियंत्रण में किया था। अब क्या किया 1991 में डी कंट्रोल कर दिया, डी रेगुलेशन कर दिया। ठीक है, तो यहां पर वही लिखा है स्टूडेंट्स, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन्हें ही यानी गवर्नमेंट ने जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जो कंट्रोल, जो रेगुलेशन लगाए थे, उन सभी को रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट किया, चेंज किया, जहाँ जहाँ सुधारों की जरूरत थी वहाँ वहाँ सुधार किया। इसीलिए स्टूडेंट्स इन्हें क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। चाहे तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लिबरलाइजेशन हुआ था उसे आप डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर कह लेंगे, चाहे तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स बोलते हैं। और कभी कभी स्टूडेंट्स इन्हीं को, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरल करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में उदारीकरण करने के लिए 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, अनाउंस किया था। कैसे? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी? 1947 में, आपको बताया था आईपीआर पढ़ाते समय। फिर सेकंड आईपीआर 1956, उसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को बैन कर दिया, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, कुछ प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व कर दिया। ठीक है, तो इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को लिबरल बनाने के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अनाउंस की, जिसे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। और ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टूडेंट्स इंडियन इकोनॉमी में सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, जिसे क्या 1991 की न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहा जाता है। तो 1991 में जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से गवर्नमेंट ने जितने रूल रेगुलेशन बनाए उन सब रूल एंड रेगुलेशन को हटा दिया। इसीलिए उसे क्या कहा गया, डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। या इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ही इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए गए, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म कहा जाता है, या इसी को हम न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तब भी आप इन्हीं को, जो आपको इसमें हम डिस्कस करेंगे, यही सब वहाँ लिखेंगे। आपको आ जाता है एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म ऑफ 1991, उसमें भी आप न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लिखेंगे। ठीक है, और आ जाता है हाउ इंडियन गवर्नमेंट डीरेगुलेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसमें भी आप, यानी ये जो टॉपिक हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लिबरलाइजेशन को डिस्कस करने वाले हैं, इनको 3 नाम से पूछा जा सकता है। व्हाट इज डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ रिफॉर्म्स, और व्हाट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। ठीक है, तो कुछ किसी भी तरह से पूछ ले, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये 3 नामों से जाना जाता है, डीरेगुलेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। ठीक है, तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस
इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन वेरियस वेज। डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया और आईपीआर 1956 को अडॉप्ट किया। उसमें हमने क्या किया था, अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को बहुत सारे बेस में, बहुत सारे मीन्स में हमने रेगुलेट किया। यानी स्टार्टिंग में हमने इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडियन इकोनॉमी में रेगुलेटरी मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया, और उस समय की शायद ये नीड भी थी। ठीक है, कैसे, किन किन बेस से हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट किया? फर्स्ट, लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज मेड कंपलसरी। लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने लाइसेंसिंग पॉलिसी को कंपलसरी कर दिया। प्राइवेट सेक्टर बिना गवर्नमेंट के परमिशन से ना तो नई प्रोडक्शन यूनिट लगा सकता था और ना ही वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा सकता था। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मैनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी केवल गवर्नमेंट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई, उसमें प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था। फिर नेक्स्ट, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन ओनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मैंने बताया था कि कुछ गुड्स को, कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया गया था। तो ये बहुत सारे मीन्स थे, बहुत सारे बेस थे जिसमें गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर को या इंडियन इकोनॉमी को रेगुलेट किया हुआ था, कंट्रोल किया हुआ था। ठीक है, और यही बहुत सारे रीजन थे कि इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस क्रिएट हुआ। ठीक है, और जब क्राइसिस क्रिएट हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर 1991 अबव रिस्ट्रिक्शंस वाज रिमूव्ड। और जब 1991 में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अडॉप्ट किया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जब हमने लिबरलाइजेशन को अनाउंस किया तो सबसे पहले क्या किया, जितने भी अभी हमने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को स्टडी किया, चाहे वो लाइसेंसिंग पॉलिसी को लेकर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड हो या प्रोडक्ट्स के रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, उन सभी को रिमूव कर दिया गया। और वही देखिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आफ्टर 1991 above restrictions was removed and economy was opened for private sector with contraction of public sector. In above reforms government adopted following steps. ठीक है, यानी 1991 में हमने इन सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटाया, अपनी इकोनॉमी के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किया, और अगर जैसे ही इकोनॉमी में या इंडस्ट्री में प्राइवेट सेक्टर एंट्री करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो जाएगा। यानी इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी से हमने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया, और दूसरा अपने गवर्नमेंट के रोल को, पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कब बोल सकते हैं आप, और इन्हें फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगी तो आप हेडिंग डालेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसे ही इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसके बाद डालेंगे हेडिंग फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसकी पहली हेडिंग क्या होगी, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। यानी लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्री सेक्टर में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की गई, उसमें सबसे पहले फीचर क्या था कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कंपलसरी किया गया, स्टूडेंट्स उसे क्या किया, एबोलिश कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। ठीक है, तो 1991 में हमने जो प्राइवेट सेक्टर ओपन किया, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट किया, कम किया,
इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ फीचर्स अडॉप्ट किए गए। वो कौन कौन से हैं? तो उसमें फर्स्ट फीचर क्या है स्टूडेंट्स? अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यानी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अब जो कंपलसरी थी उसे हटा दिया गया। देखिए यहाँ वही लिखा है, इन 1991 अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड, licensing policy was abolished except for following 5 industries only। यानी पहले अगर हम बात करें 1956 के आईपीआर की, तो 1956 का जो आईपीआर था स्टूडेंट्स, उसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था। लेकिन जब लिबरलाइजेशन के टाइम में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, उसमें सभी प्रोडक्ट्स पर लाइसेंस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया। यानी कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री, कोई भी प्राइवेट पर्सन अब आके इंडिया में किसी भी प्रोडक्शन में अपना प्रोडक्शन प्लांट बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के, परमिशन के इस्टेब्लिश कर सकता था। लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स 5 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिसमें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी था। क्यों? क्योंकि ये मुद्दे पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड थे, कंट्री की सॉवरेनिटी से रिलेटेड थे। और ये कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? बात कर लेते हैं लिक्वर की, यानी वाइन। जितने भी स्मोकिंग ड्रिंक्स हैं, लिक्वर हैं, वाइन हैं, अगर आज भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है या लिक्वर प्रोडक्शन में अपनी इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। दूसरा, सिगरेट, स्मोकिंग, ये भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इशू है। ठीक है, तो सिगरेट के प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी पर्सन प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। डिफेंस इक्विपमेंट, यानी जो रक्षा उपकरण हैं, डिफेंस इक्विपमेंट, जो हमारी डिफेंस यानी मिलिट्री, आर्मी, अदर पैरामिलिट्री में जितने भी इक्विपमेंट यूज होते हैं, जितने भी उपकरण यूज होते हैं, उनसे उनके प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उससे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। एंड फोर्थ है स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, यानी इंडस्ट्री सेक्टर में जो एक्सप्लोजिव विस्फोटक यूज किए जाते हैं, RDX वगैरह, अगर इससे रिलेटेड कोई पर्सन कोई प्रोडक्शन करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो भी उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। और फिफ्थ है डेंजरस केमिकल्स, जो खतरनाक रसायन है जिससे फिजिकली ह्यूमन को कोई खतरा हो सकता है, ऐसे सभी केमिकल्स पर अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। बाकी इन 5 को छोड़कर अब कोई भी पर्सन बिना गवर्नमेंट के परमिशन से कहीं भी कैसे भी अपनी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकता है, उसे गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी से पहले अगर कोई भी पर्सन, कोई प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री को लगाना चाहता है, तो चाहे वो किसी भी टाइप की होती, उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेना कंपलसरी था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। केवल 5 इंडस्ट्रीज ऐसी बची थीं, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव एंड डेंजरस केमिकल। यही 5 ऐसी इंडस्ट्रीज बची थी स्टूडेंट जहां गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना अब कंपलसरी था। तो देखिए इंडस्ट्री सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, यानी प्राइवेट सेक्टर के लिए इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया। इसीलिए इसे लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब देखिए जैसे ही प्राइवेट सेक्टर एंट्री करने लगेगा इंडस्ट्री सेक्टर में,
पब्लिक सेक्टर का रोल वैसे ही कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया था कि जब आईपीआर 1956 आया था, इसमें 17 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व कर दिया, यानी इन 17 इंडस्ट्रीज में केवल गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर इसमें बैन था। तो जो 1991 की स्टूडेंट न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट के रोल को, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया, और जो रिजर्व इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के लिए थी 17, इनको घटा के कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया। और बाद में 2010 और 11 में इनको 8 से घटाकर कितना कर दिया, 3 कर दिया। और करंट सिचुएशन में स्टूडेंट 2 ही इंडस्ट्री ऐसी हैं जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हैं, बाकी सभी इंडस्ट्रीज में जो कभी 1956 के आईपीआर में गवर्नमेंट के लिए रिजर्व हुआ करती थी, आज केवल 2 या 3 इंडस्ट्रीज को छोड़कर बाकी सभी इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर भी जा सकता है और पब्लिक सेक्टर भी जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर को उन रिजर्व कैटेगरीज की इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, कुछ भी कभी भी जितना चाहे वो प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इस तरह से क्या हुआ, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से गवर्नमेंट का यानी पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो भी रिड्यूस कर दिया गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट से ही लिखा हुआ है, अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर वाज रिड्यूस फ्रॉम 17 to 8। बताया था अभी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थी उनको रिड्यूस किया गया, और रिड्यूस करके 17 से कितना कर दिया, 8। यानी जो आईपीआर 1956 में 17 इंडस्ट्री गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व की गई थी, अब उनको घटाकर 1991 में कितना कर दिया गया, 8 कर दिया गया। आफ्टर इट इन 2010 and 11 number of these industries was reduced again from 8 to 3। यानी 2010 में 11 में गवर्नमेंट के लिए जो रिजर्व कैटेगरी की इंडस्ट्रीज थी उनको और कम कर दिया गया। पहले 17 से 8 किया गया 1991 में, और 2010 में रिड्यूस करके और कम कर दिया गया, 8 से कम किया, और केवल 3 इंडस्ट्रीज ऐसी बची जो गवर्नमेंट के लिए रिजर्व की गई, जिसमें कौन कौन सी थी, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट, यानी 3 इंडस्ट्रीज छोड़ी गई ऐसी जो गवर्नमेंट के लिए अब रिजर्व थी। पहला रेलवे, आज भी रिजर्व है। देखिए कोई भी प्राइवेट सेक्टर का पर्सन रेलवे को कंट्रोल नहीं कर रहा, रेलवे नहीं चलवा रहा, गवर्नमेंट का ही मोनोपोली है। एटॉमिक यानी परमाणु ऊर्जा, जो न्यूक्लियर पावर आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर पावर आज भी गवर्नमेंट के ही अंडर है, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें नहीं आ सकता। एंड डिफेंस इक्विपमेंट, यानी 2010-11 में डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन को भी गवर्नमेंट के अंडर रिजर्व रखा गया। केवल गवर्नमेंट की ही कोई इंडस्ट्री डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोड्यूस कर सकती थी, ये प्राइवेट सेक्टर के लिए अलाउ नहीं था। क्लियर? तो देखिए जहां पब्लिक सेक्टर के लिए 17 इंडस्ट्रियल रिजर्व थी, उनको घटा के अब कितना कर दिया गया, ओनली 3 कर दिया गया, केवल 3 कर दिया। यानी यहाँ देखिए पब्लिक सेक्टर का रोल भी अब क्या हुआ, घट गया। ठीक है, यहाँ पर नोट एक चीज और देखिए स्टूडेंट, नाउ गवर्नमेंट ओपन डिफेंस इक्विपमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर। और अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस इक्विपमेंट के प्रोडक्शन के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है। सो देयर आर ओनली 2 इंडस्ट्रीज आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर के रोल को और कम कर दिया गया। जो 3 कैटेगरी रिजर्व, 3 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गवर्नमेंट ने, उनमें से भी एक इंडस्ट्री यानी
प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट को प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। तो अब पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कैटेगरी की कितनी इंडस्ट्री बची? 2। कौन कौन सी? एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज। इससे पहले कितनी थी? 3। रेलवे, डिफेंस इक्विपमेंट एंड एटॉमिक एनर्जी। और 1956 के पीआर आईपीआर में 17। 91 में कितना किया गया? 17 to 8। 2010-11 में 8 to 3 एंड करंट सिचुएशन 3 to 2। तो देखिए कंटिन्यू गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस किया। ये कहां से आया? लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी से ये पॉसिबल हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, यानी आपको मैंने थर्ड प्रॉब्लम बताई थी, थर्ड रिस्ट्रिक्शन, कि कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व कर दिया गया। बताया था मैंने, ये भी एक रिस्ट्रिक्शंस था प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में क्या किया, जितने भी प्रोडक्ट्स को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व किया था उन सब के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। यानी अब कोई भी प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व नहीं था। कोई भी पर्सन, कोई भी प्राइवेट सेक्टर, हैवी इंडस्ट्री या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्रीज, कोई भी इंडस्ट्रीज अब इन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस कर सकते थे। यानी 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। सभी प्रोडक्शन एरियाज को जो रिजर्व थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया। देखिए वही यहाँ लिखा है, मैनी प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री गुड्स विच अर्लियर वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, उन्हें डी रिजर्व कर दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है कि एक्सप्लेन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। तो आप यहाँ पर इन दोनों हेडिंगों को हटा देंगे, डीरेगुलेशन नहीं लिखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लिखेंगे, इनकी जगह पे क्या लिखेंगे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991 या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। और फिर ये हेडिंग डाल के इसी तरह से उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। और जब ये सारा इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो आप यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे, क्या, फीचर्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और तीनों एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, फिर सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड थर्ड डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। तीनों फीचर्स लिख देंगे, ये आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और बात करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री एरिया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, तो आप इसी तरह से लिख देंगे। क्लियर है। तो ये इंडस्ट्री सेक्टर्स रिफॉर्म हो गए, यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, या हम कह सकते हैं कि डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये लिबरलाइजेशन इन इंडस्ट्री सेक्टर हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो फाइनेंशियल सेक्टर था, फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे गवर्नमेंट ने। वित्तीय क्षेत्र मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स जितने भी हमारे यहाँ बैंक्स हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, स्टॉक एक्सचेंज, यानी स्टॉक एक्सचेंज क्या, शेयर मार्केट जिसे हम कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं। इन सबको एक साथ अगर हम एक ग्रुप में रख दें तो इन्हें क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर कहा जाता है। ये सारे के सारे ऐसे यूनिट हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर यानी मनी सेक्टर में काम करते हैं। ठीक है। तो मनी सेक्टर यानी फाइनेंशियल सेक्टर में भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, बहुत सारे कंट्रोल अडॉप्ट किए हुए थे। 1991 में ये
फाइनेंशियल सेक्टर्स के भी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया, यानी हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसको भी लिबरल बना दिया गया। क्लियर है। और फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, जिन जिन पॉइंट्स को अडॉप्ट किया, उन सभी को क्या कहा गया? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कहा गया, या लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर कहा गया। क्या कहा गया? लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर कहा गया। चाहे तो आप इन्हें लिबरलाइजेशन इन फाइनेंशियल सेक्टर बोल लीजिए, चाहे आप फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स बोलिए। ठीक है, दोनों बातें सेम हैं। क्लियर। फाइनेंशियल मीन्स वित्तीय सेक्टर क्षेत्र, एंड रिफॉर्म्स मीन्स सुधार, यानी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स को हिंदी में क्या कहा जाएगा? वित्तीय क्षेत्रक सुधार कहा जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि व्हाट इज फाइनेंशियल सेक्टर। तो देखिए यहां भी मैंने बताया कि ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट हो, चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हो, कुछ भी हो जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, उन सबको ग्रुप में क्या कहा जाता है? फाइनेंशियल सेक्टर कहा जाता है। देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी फाइनेंशियल सेक्टर मीन्स उन सभी इंस्टीट्यूशंस से है जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, सच एज कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सब क्या हैं? इनके ग्रुप को, इनके समूह को क्या कहा जाता है? वित्तीय क्षेत्र कहा जाता है। मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर refers to financial institutions such as commercial banks, investment banks, stock exchange and foreign exchange markets. क्लियर। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर उन सभी यानी वित्तीय क्षेत्र से आशय वित्तीय संस्थानों से है, जिसमें आपके व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश बैंक हो सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट हो सकता है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो सकता है। ओके। और आपको सेंट्रल बैंक पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था, इंडिया में जो मनी मार्केट है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। आरबीआई रेगुलेट करता है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मार्केट में मनी की सप्लाई कितनी होगी, ठीक है, या पब्लिक को लोन देने के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, बैंकों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं होगा, इस तरह के सारे डिसीजंस कौन लेता था? आरबीआई लेता था। इसीलिए सेंट्रल बैंक को कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर बोला जाता है, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते थे वो सारे डिसीजन कौन करता था? आरबीआई करता था। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई के रूल रेगुलेशन से बाहर नहीं जा सकता था। अगर फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई काम करना चाहते हैं, कोई नया अपना बैंक खोलना चाहते हैं, नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, तो वो आरबीआई से बिना परमिशन लिए ये काम नहीं कर सकते थे। जो रिस्ट्रिक्शन इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे वही सारे के सारे फाइनेंशियल सेक्टर में थे। और इसीलिए जितना भी फाइनेंशियल मार्केट था उसे कौन कंट्रोल करता था, कौन रेगुलेट करता था? आरबीआई। इसीलिए आरबीआई को रेगुलेटर और कंट्रोलर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर कहा जाता था। सारे डिसीजंस यही लेता था, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे आरबीआई के डिसीजंस को फॉलो करते थे। लेकिन 1991 में जब फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए
फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, तो आरबीआई को रेगुलेटर और कंट्रोलर से हटा दिया गया और आरबीआई को क्या बनाया गया, इनका फैसिलिटेटर बनाया गया। यानी आरबीआई अब फाइनेंशियल सेक्टर की रेगुलेटर या कंट्रोलर नहीं होगी, क्या होगी, फैसिलिटेटर होगी, सुविधा उपलब्ध कराएगी। जैसे अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम है या कोई फ्यूचर प्लान करता है तो वो आरबीआई से उसे कंसल्ट कर सकता है, उससे हेल्प ले सकता है, परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो पहले फाइनेंशियल सेक्टर में जहां आरबीआई रेगुलेटर था, कंट्रोलर था, 1991 के रिफॉर्म्स के बाद उसे क्या बना दिया गया, फैसिलिटेटर बना दिया गया और बहुत सारे डिसीजंस अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना आरबीआई के अप्रूवल के ले सकते थे। फॉरेन बैंक भी इंडिया में अब ओपन किए जा सकते थे, इससे पहले ये सब बैन था। तो यही देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइनेंशियल सेक्टर रिफर्स टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कॉमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। एज वी नो दैट फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। बताया मैंने पहले भी, हम जब सेंट्रल बैंक मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे तो बताया था कि आरबीआई क्या है, कंट्रोलर और रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर है। एंड ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई एटसेट्रा आर टेकन बाई आरबीआई। यानी फाइनेंशियल सेक्टर में जितने भी डिसीजंस होते थे, चाहे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर हो, चाहे वो मनी सप्लाई से रिलेटेड हो या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड हो, सारे डिसीजन कौन करता था, आरबीआई करता था। ठीक है। आफ्टर 1991 गवर्नमेंट रिड्यूस रोल ऑफ आरबीआई, और जैसे ही 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के रोल को रिड्यूस किया, कम किया एंड अडॉप्ट फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन फॉलोइंग फाइनेंशियल सेक्टर। यानी जैसे ही 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, आरबीआई के रोल को कम किया और साथ ही साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। और वो रिफॉर्म्स कौन से थे, हम वन बाई वन यहाँ स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट, गवर्नमेंट रिड्यूस रोल ऑफ आरबीआई इन फाइनेंशियल सेक्टर। यानी फाइनेंशियल सेक्टर में गवर्नमेंट ने आरबीआई के रोल को कम किया, रिड्यूस किया एंड आरबीआई बिकम्स अ फैसिलिटेटर फ्रॉम रेगुलेटर। यानी अब आरबीआई रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में चेंज हो गया ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। यानी अब फाइनेंशियल सेक्टर में आरबीआई रेगुलेटर या कंट्रोलर नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, एक फैसिलिटेटर हो गया। यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई सजेशन लेना होगा तो आरबीआई से सजेशन ले सकता है, लेकिन परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी आरबीआई क्या करने लगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगा। कभी आरबीआई क्या करता था, इन्हें कंट्रोल करता था। ठीक है। दिस मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन मैनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग आरबीआई। और जैसे ही आरबीआई को अब कंट्रोलर से फैसिलिटेटर बनाया गया, ठीक तुरंत ही क्या हुआ, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो अपने डिसीजन सब खुद से ले सकते थे, आरबीआई से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो पहला रिफॉर्म्स, हमारे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे वो सब क्या हो गए, अब अपने डिसीजंस खुद ले सकते थे। कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, ये सारी परमिशन उसे अब आरबीआई से लेने की जरूरत नहीं रही है। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स,
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, यानी इन इंडिया, इंडियन एज वेल एज फॉरेन वाज परमिटेड। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इंडियन एज वेल एज फॉरेन वाज परमिटेड। ओके, यानी 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बाद अब इंडिया में प्राइवेट बैंक इस्टेब्लिश करने को भी परमिट कर दिया गया। ये प्राइवेट बैंक इंडियंस भी हो सकते थे और फॉरेनर्स भी हो सकते थे, यानी कोई भी फॉरेन बैंक जो प्राइवेट सेक्टर का था वो इंडिया में आके अपनी ब्रांचेस को ओपन कर सकता था। इससे पहले इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को बैंक ओपन करने का परमिशन नहीं था। ठीक है, तो 1991 के बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के बैंक, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, को भी ओपन करने को परमिशन दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज इंक्रीज बाय 74%। यानी इंडिया में जो लोकेटेड बैंक थे उनमें कोई भी फॉरेनर पर्सन, चाहे वो एफडीआई हो चाहे वो एफआईआई हो, आपको बीओपी में मैं एफडीआई और एफआईआई दोनों बता चुका हूं, तो यहां डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चाहे वो एफआईआईज हो चाहे वो एफडीआई के थ्रू हो, अब इंडिया में इंडियन बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों एफआईआई से भी एफडीआई से कितना 74% तक किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट, दोज बैंक्स who fulfill certain conditions have given freedom to open new branches without approval of RBI। कुछ ऐसे बैंक जो कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे, ठीक है, ऐसे बैंक्स जो कुछ कंडीशंस को फॉलो कर रहे थे, अब वो आरबीआई के बिना अप्रूवल लिए अपना ब्रांच ओपन कर सकते थे। ठीक है, इससे पहले क्या था, अगर कोई भी नई ब्रांच, नई बैंक सेटअप करता है या अपनी बैंक की नई ब्रांच ओपन करता है, उसे परमिशन लेनी होती थी आरबीआई से। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, बस ऐसा कोई भी बैंक जो कुछ कंडीशंस को फॉलो करता है, फुलफिल करता है, वो अब फ्री कर दिया गया कि वो अपनी ब्रांच इंडिया में कहीं भी बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल ओपन कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज डिस्कस हो चुके हैं ऑलरेडी, सच एज मर्चेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। यानी अब ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो मर्चेंट बैंक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं या फिर पेंशन फंड्स रन करते हैं, अब उनको इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए भी अलाउ कर दिया, जो कि इससे पहले बैन था। नो एफआईआईज कैन इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स प्रायर 1991। तो 1991 में जो फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स हुए, उन रिफॉर्म्स में उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो मर्चेंट बैंकिंग को रन करते हैं या म्यूचुअल फंड्स को रन करते हैं या पेंशन फंड्स को रन करते हैं, उनको इंडिया में या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने को अलाउ कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए मैंने, कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस किए जो 1991 में फाइनेंशियल सेक्टर में अडॉप्ट किए गए। यानी फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरल बनाने के लिए जो स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए 1991 में, वो स्टेप्स में से कुछ इंपॉर्टेंस में हम लोगों ने डिस्कस किए, जिसमें पहला था आरबीआई, रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस्ड, आरबीआई बिकम्स फैसिलिटेटर फ्रॉम regulator। Second, private banks are established now, Indian or foreigner। Next,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स इंक्रीज्ड बाय 74%, एंड बैंक्स who have fulfilled certain conditions now they are free to establish new branches without approval RBI, and foreign institutional investment now can invest in Indian financial markets। तो ये कुछ स्टेप्स थे, कुछ रिफॉर्म्स थे जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को, इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को लिबरल बनाने के लिए 1991 में गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिबरलाइजेशन में लगभग हम हाफ डिस्कस कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए। अब हम फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे एंड फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर को डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक, दो तरह के रिफॉर्म्स यानी फिस्कल रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स बचे हैं अभी लिबरलाइजेशन में। जैसे ही हम इन दोनों सेक्टर को रीड करेंगे, स्टडी कर लेंगे, हमारा लिबरलाइजेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हो सकता है मैं आज ही आपको प्रोवाइड करा दूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिस्कल रिफॉर्म्स एंड फॉरेन ट्रेड रिफॉर्म्स। तब तक के लिए आप इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स को पढ़िए, और कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप दोबारा से वीडियो देखिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। नोट्स बनाइए और इन्हें क्लास वर्क में अपलोड कीजिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इन लिबरलाइजेशन इन फिस्कल सेक्टर एंड लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड सेक्टर को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।